बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नदीम खालिद। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ फ़याज़ रामे साहब मौजूद हैं, दुआज़ारा के वकील हैं। आज जो कोर्ट में जो कुछ हुआ और जो ऑर्डर आया है और विथड्रॉ कर ली गई दरख्वास्त, इस सारे पर कानूनी पहलू इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रामे साहब। वालेकुम अस्सलाम। रामे साहब, क्या आज केस में हुआ? ज़हीर फैमिली अपनी जीत समझ रही है इस केस को, आप क्या समझ रहे हैं? आज क्या हुआ अदालत में? सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सबसे बड़ी अदालत आइनी फैसले करती है, वहाँ पर दुआज़ारा का ये केस गया था। क्या आप किस नज़र से इस केस को देखते हैं? देखें, इसमें जीत तो जो है ये बड़ी देर से समझ रहे हैं। जीत तो इन्होंने तब भी समझ ली जब 164 का बयान हुआ, और जीत तब भी समझ ली कि जब सिंध हाई कोर्ट में हुआ। लेकिन 164 के बयान के बाद ये हुआ कि 2 मुल्ज़मान जो थे वो गिरफ़्तार हो गए, जो अभी तक जेल में हैं। और मुझे नहीं समझ आ रहा है कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा जा रहा है कि केस ख़त्म हो गया। कारी भी जेल में है, विटनेस भी जेल में है अभी तक। और 25 मुल्ज़मान जब अरेस्ट हुए तब भी कहा केस ख़त्म हो गया। फिर जब बच्ची को रिकवर नहीं थी और ये कह रहे थे 2 साल बाद पेश होगी, तब भी कहा कि केस ख़त्म हो जाएगा, बच्ची आउट ऑफ कंट्री लेकिन पेश हो जाएगी, आउट ऑफ कंट्री चली जाएगी। लेकिन आपने देखा बच्ची सिंध हाई कोर्ट में प्रोड्यूस हुई। अब भी ये कहा जा रहा है कि बैरून मुल्क चली जाएगी। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में देखा, इसमें 2 मैं चीज़ें देखता हूँ कि बड़ी वैलिड हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जाके री एग्जामिनेशन करवाएं, तो डेफिनेटली जो री एग्जामिनेशन जब होना है तो बच्ची बाहर तो नहीं जा सकेगी, सिंध आना पड़ना है वापस। तो वो जो कह रहा था कि मैं हनीमून मनाने के लिए बाहर जा रहा हूँ और मैं सिंध नहीं जाऊंगी, तो सिंध तो आना पड़ेगा वापस मेडिकल के लिए। दूसरी बात, अगर अदालत ने री एग्जामिनेशन करवाने का कहा है तो उन्होंने मान लिया कि पहला मेडिकल जाली है। सिंध हाई कोर्ट ने उस मेडिकल के ऊपर डिसीजन दिया, उन्होंने मान लिया कि वो जाली मेडिकल, इसलिए री एग्जामिनेशन का ऑर्डर किया। तीसरी बात, जब री एग्जामिनेशन होना है तो उसमें उन्होंने ये जो सबसे अहम पॉइंट आज ऑब्जर्वेशन दी है सुप्रीम कोर्ट ने, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने ये बात क्लियर कर दी कि अगर बच्ची की एज 14 साल आ जाती है तो आप गार्डियन कोर्ट से जाके कस्टडी ले लें। तो ये क्या क्लियर हुआ कि 14 साल की बच्ची अगर हुई तो किसको मिलेगी? वालदैन को। तो भाई यही तो हम कह रहे हैं, डे वन से हम क्या कह रहे हैं कि बच्ची 14 साल की है, हमारे डॉक्यूमेंट्स को कंसीडर करें और बच्ची की कस्टडी हमें दें या इसको शेल्टर होम भेजें। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बात सुप्रीम कोर्ट को समझ आ गई, इससे नीचे शायद किसी को नहीं आई। नीचे की अदालत के लिए ये क्राइटेरिया था कि 5 मिनट की भी मुलाकात नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? उनको ये लगता था कि बच्ची कह रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 12 घंटे की मुलाकात हो सकती है। क्यों? फंडामेंटल राइट है वालदैन का। अब ये नहीं समझ आती कि सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट भी नज़र आ जाता है, दीगर चीज़ें भी नज़र आ जाती हैं, ये भी पता चल जाता है। ये नीचे वाली जो मुताहत अदालतें उनको पता नहीं ये क्यों ये चीज़ें। लेकिन आज का डिसीजन जो है वो अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स को प्रेफरेंस दी जाती तो फिर कोई और बात होती। लेकिन हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो पूरे मुल्क के लिए, हम तो एक छोटे से लॉ के स्टूडेंट हैं, और ऑनरेबल जो जजेस होते हैं वो तो एक इल्म का समंदर होते हैं और पूरे मुल्क की अदालतों के लिए जो है गाइडिंग प्रिंसिपल सेट करते हैं। अगर उन्होंने कह दिया कि मेडिकल करवाएं तो बेसिकली यही लॉ है। सुप्रीम कोर्ट जो है वही लॉ सेट करती है, ठीक, कानून की इंटरप्रिटेशन करती है, सदर पाकिस्तान नहीं कर सकता, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है। तो अगर उन्होंने ये मज़ीद इस चीज़ों को देखते हुए कह दिया तो इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, हम री एग्जामिनेशन में जाएंगे। लेकिन इसमें साथ ही मैं ये चीज़ डिमांड करूँगा कि अगर ये री एग्जामिनेशन पहले की तरह एक 5वीं क्लास डॉक्टर से करवाया जाए तो उससे बेहतर है कि ना करवाया जाए। इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है और मेरिट जो है वो इंश्योर करवाना बहुत ज़रूरी है, और ये अंडर द सुपरविजन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट होना चाहिए या किसी स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट की सुपरविजन के अंडर होना चाहिए। और इसमें जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस है, इसमें जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मुल्क के, उनको हायर करना चाहिए। अगर पाकिस्तान में, तो मेरा ख्याल है कि अभी पूरी दुनिया में, यूएसए वगैरह में ऐसे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है जो एग्जैक्ट डेट बता सके। तो मुझे नहीं पता कि ये कौन सा माहिर एंडोक्रोनोलॉजिस्ट डॉक्टर है जो ये बताएगा कितनी एज है। तो इसमें अगर एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहिए, बेशक आप आउट ऑफ कंट्री से भी लेना पड़ते हैं तो उसका एक्सपेंस जो है वो कंप्लेनेंट पे करने के लिए तैयार है। लेकिन एक एक्सपर्ट टीम जो है वो होनी चाहिए जो इसका मेरिट और ट्रांसपेरेंसी जो है उसको करे, और ताकि इसके ऊपर बाद में कोई एलिगेशन ना लग सके। और इसका जो मेरिट है, क्योंकि इसके ऊपर अदालत ने एक डिसीजन देना है, बच्ची की कस्टडी का फैसला करना है, तो इसका जो मेरिट इंश्योर होना है वो बहुत ज़रूरी है। लेट्स सपोज अगर 17 साल आ जाती है, ट्रांसपेरेंट तरीके से होता है, तो फिर तो डेफिनेटली आप सबको, हमें भी मानना पड़ेगा कि बच्ची बालग है।
और करना पड़ेगा। लेकिन ये बात समझ से बाहर है कि एक शख्स की निकाह को 16 साल हुए, 16.5 साल, और ये 17 साल की बच्ची कैसे हो सकती है? और बच्ची कहती है निकाह में मेरी 18 साल उम्र है, अदालत में कहती है 17 से 18 साल है, और इंटरव्यू में कहती है मैं 2006 में पैदा ही हूँ, उसके मुताबिक 16 साल बनती है। तो बच्ची के किसी बयान में कोई क्लैरिटी नहीं है। यही बात हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्री प्लान इंटरव्यू है, जो उसको कहा जा रहा है वो बोल रही है। बच्ची का मुंह, बच्ची का जुबान किसी और की, उसका रिमोट किसी और के हाथ में। अगर उसका रिमोट किसी और के हाथ में हो तो फिर एक स्टेटमेंट हो, कहीं वो 18 साल कह रही, कहीं वो 17 साल कह रही, कहीं 16 साल कह रही है। और रही बात सुप्रीम कोर्ट की, जो आपने सवाल किया, आज का दिन दो चीज़ों के हवाले से हमारी फेवर में रहा है। एक तो उन्होंने कहा कि अगर 14 साल एज है तो फिर गार्डियन के पास जाएगी। दूसरा उन्होंने ये कह दिया कि अब आपका फंडामेंटल राइट है मुलाकात करने का, और मुलाकात करने के बाद अगर आपकी बच्ची, आप उसकी काउंसलिंग करके असल हकायक सामने ला सकते हैं तो आप ले आए, हम उसके मुताबिक प्रोसीड करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट के ऊपर मौका तो दे दिया, ठीक है, मौका तो दे दिया। अब ये अगर इसमें आ जाती है 17 साल तो ये बाकी बात है वालिदैन के ऊपर, वो किस तरीके से काउंसलिंग करते हैं और क्या इसमें कर सकते हैं। अगर 17 साल आ जाती है, उससे पहले एक कौम का भी सवाल है, अवाम भी इस बारे में जानना चाहते हैं। हमारे इदारे हैं और वो इदारे भी सरकारी इदारे हैं। नादरा एक सरकारी इदारा है, नादरा के अंदर निकाह रजिस्ट्रेशन है, नादरा के अंदर उस बेटी का बेफॉर्म बना हुआ है, उसकी बर्थ सर्टिफिकेट है। क्या वो सारा रिकॉर्ड जाली है? नादरा पे कोई पूछने वाला, कोई जज या कोई अदालत उनसे भी नहीं पूछ सकती कि उनका एक रिकॉर्ड है, सरकारी इदारा है और वो सरकारी इदारे में टेम्पर्ड हो चुका है रिकॉर्ड, वो जो उनके बकौल टेम्पर्ड रिकॉर्ड है, तो ये तो बड़ा संगीन इल्ज़ाम है एक इदारे पे। देखें, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमने नादरा से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवा ली हुई है और नादरा ने हमारे डॉक्यूमेंट्स को जेन्युइन करार दिया है। उसके बावजूद मुझे नहीं समझ आ रही कि ये डॉक्यूमेंट्स कैसे फेक हैं। और जो एज का तयन होता है वो क्रोनोलॉजिकली एज होती है, नंबर के हिसाब से। कभी असेसमेंट के ऊपर डिसाइड नहीं हुआ। असेसमेंट तब होती है जब कोई पास डाटा मौजूद ना हो। लेकिन ये हमने पहली बार देखा है कि एक रिटन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, रिटन डॉक्यूमेंट जो सेक्शन 85 और QSO कहता है कि उसको तरजीह दी जाएगी, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम का एक्ट जो कहता है वो तरजीह दी जाएगी बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, एज के तयन के लिए, उसको छोड़ के मेडिकल करवाया जा रहा है। तो ये समझ से बालातर है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसको हम एडमिट करते हैं। लेकिन हर जगह पे रिटन डॉक्यूमेंट्स को तरजीह दी जाती है। अ मैन कैन टेल अ लाई बट डॉक्यूमेंट कैन नॉट टेल अ लाई। मेरा हमेशा एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की एक वर्थ होती है, अगर उसका ये तो फिर अदारे बंद कर देने चाहिए। मेडिकल करवाएं हम सारे, आपने अपना ID कार्ड क्यों बनवाया, बर्थ सर्टिफिकेट क्यों बनवाते हैं? ताकि आपके नाम का पता चल सके, आपकी उम्र का पता चल सके। ID कार्ड के ऊपर जो उम्र लिखी जाती है उसी से हम बताते हैं ना मेरी उम्र इतनी है। ठीक है रामे साहब, ये एक और सवाल का जवाब दें कि ये बताएं कि अब क्या फ़र्दर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कल से जो उनकी वकला टीम है वो अब क्या उनके पास ऑप्शंस रह गई हैं, कहाँ-कहाँ किस अदालत में जाएंगे और कौन से उनके लिए अभी रास्ते खुल गए हैं और कब से मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया जाएगा और इस मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट है वो किस अदालत में पेश की जाएगी? कौन से अब रास्ते हैं अगले? देखें, इसमें हमने सेक्रेटरी हेल्थ को ऑलरेडी एप्लीकेशन दी थी री एग्जामिनेशन के लिए। उन्होंने हमें कहा कि मैटर सिंध हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दिया और री एग्जामिनेशन नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये बात क्लियर होगी। अब री एग्जामिनेशन विद इन 1 वीक होगा, बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होगा। उसके बाद अगर मेडिकल में आ जाती है एज 14 साल तो फिर तो हम गार्डियन कोर्ट जाएंगे, बच्ची की कस्टडी क्लेम करेंगे और अबडक्शन लगेगी, साफ जाहिर है। अगर एज आ जाती है 17 से 18 साल या जो भी आती है, जिसमें मोर देन 16 आ जाती है या 16 के राउंड अबाउट आ जाती है, तो फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। फिर हम हेबियस पिटिशन में जाएंगे और अपील में जाएंगे, और उसमें अपील में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो बच्ची को तलब करेगी और फंडामेंटल राइट, जैसा कि ऑनरेबल जजेस ने ऑब्जर्वेशन दिया, वहाँ पे वालिदैन की मुलाकात करवाई जाएगी। उसमें अगर वालिदैन काउंसलिंग कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर जो मेरिट पे होगा वो देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया हमारे इसमें साथ। मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूं कि हमें कुछ लोग कह रहे थे कि जी आप फैमिली कोर्ट क्यों नहीं जा रहे, आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे ट्रायल कोर्ट में। देखें, अभी तक FIR मौजूद है, 2 मुल्ज़मान जेल में है, तो केस कहाँ से ख़त्म हो गया और मामले की री इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ठीक है। ट्रायल कोर्ट में और गार्डियन कोर्ट और फैमिली कोर्ट में निकाहनामा चैलेंज ना करने की एक वजह ये है कि यूनियन काउंसिल से इस निकाहनामे की वेरिफिकेशन हो चुकी है, ये रजिस्टर्ड नहीं है और कारी साहब जेल में है, वो कहते हैं मैंने पढ़ाया नहीं, तो और कैसे साबित करेंगे ये जाली है। अगर हम फैमिली कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे एक बेसिक प्रिंसिपल है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड।
इंसाफ में तखीर है वो इनकार ही है। तो बेसिकली अगर आप वहाँ फैमिली कोर्ट में हम जाते हैं, अगर हमें 1 साल लग जाता है तो फिर बच्ची का तो तब तक एक बच्चा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हमें तब उसका जाली करवाने का फिर वो वही बात कि जस्टिस लेट जस्टिस डिनाई, फिर तो इंसाफ ना मिला। और इसके लिए बच्ची की जो मोडेस्टी है, औरतों की जो मोडेस्टी होती है, एक तकद्दस होता है औरत का, उसको बचाने के लिए फास्ट रेमेडी अवेल कर रहे हैं। हम वो फैमिली कोर्ट में नहीं जाना चाह रहे अभी। फास्ट रेमेडी यही है कि आइनी अदालतों का सहारा लिया जाए और इसमें कोई फास्ट वे निकाल के, ताकि बच्ची की जो कस्टडी है उसको तो सिक्योर किया जाए। वो एक मुल्ज़म के पास है और उसका मिसयूज़ हो रहा है, शरई लिहाज से भी, गैर अखलाकी तौर से भी, हर लिहाज से। उसको हम सिक्योर करने के लिए आइनी अदालतों का सहारा ले रहे हैं, बाकी तो फिर ये चीज़ें चलती ही रहेंगी। तो मुझे ये बताएं कि जो इस वक्त मुलजमान कस्टडी में हैं पुलिस की, वो किस सेक्शन के तहत उनको अंदर रखा गया है, उन पर क्या जुर्म है इस वक्त? निकाहनामा जाली होने की बेस पे। विटनेस क्यों जेल में है? उसने जाली निकाहनामा कोर्ट में पेश किया, तो और कैसे साबित करें भाई निकाहनामा जाली है? विटनेस में तो उसका भाई शबीर भी है, वो बाहर है इस वक्त, इंटरव्यू दे रहा है। वो पुलिस की मेहरबानी से, असगर बेचारा माड़ा था वो पकड़ा गया, वो गरीब आदमी था वो जेल में हो गया। शबीर के पीछे माफिया, वो निकल गया, वो पुलिस का फेवरेट था, उसके लिए अलग क्राइटेरिया है। निमरा काजमी के लिए अलग क्राइटेरिया है, उसको दारुलमान भेज दिया गया था, ये आज़ाद है। इसके पीछे एक माफिया है इंटरनेशनल। देखें इसके पास ऐसा कौन सा फार्मूला है, मुझे एक बात समझा दें कि इसके पास ना कोई पासपोर्ट है ना कोई चीज़ है, ऐसा कौन सा इसके पास इल्म जाफर है कि इसके सब काम बआसानी हो जाते हैं और ये मामूली माली है। आपके मेरे क्यों नहीं होते? मैं एक लॉयर हूँ, मैंने एक आईडी कार्ड प्रोसेस करवाना हो तो मुझे एक प्रॉपर वे पर लॉ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। मुझे अपने पेरेंट्स की डिटेल देनी पड़ती है, फैमिली ट्री देना पड़ता है और चीज़ें देनी पड़ती हैं। मैंने कहा ये बच्ची का पासपोर्ट उसके वालिद के पास है, इसका वीज़ा अप्लाई हो जाता है। इसको किसी काम में कोई रुकावट नहीं आती, ये बाई एयर चला जाता है। 10 जून को केस फिक्स होता है, 6 जून को लग जाता है, इसके फॉरेन स्टेटमेंट हो जाते हैं, मेडिकल हो जाते हैं। तो ये बेसिकली यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, इसके पीछे भाई हाथ है। ये ऐसे नहीं चीज़ें हो जाती, या जादुई तौर पे नहीं हो जाती, ये बेसिकली चीज़ें मैनेज हो रही हैं ये सारी। इसके लिए नाजरा भी खुल जाता है और इसके लिए क्या पता संडे वाले दिन भी पासपोर्ट बन जाए और ये बाहर चला जाए, लेकिन इसके लिए ये बार बार भाग रहे हैं और हम इनको पकड़ पकड़ के पीछे ला रहे हैं सिंध में। और इंशाल्लाह इसमें हम कोशिश करेंगे, ये माइनर चाइल्ड है, इसको हम सिक्योर करने की पूरी कोशिश करेंगे और कर भी रहे हैं। और इसमें बड़ी मुश्किलात भी आ रही हैं आपके सामने, लेकिन हम जो है वो इसमें ये कहूँगा कि काफर जो है वो करता है शमशीर पे भरोसा, मोमन जो है बेटेग लड़ता है सिपाही। तो जो काफर होता है वो अपने बंदोबस्त पे यकीन करता है, जो मोमन होता है वो अल्लाह पे भरोसा करता है। तो हमारा तो यकीन अल्लाह पे है और एफर्ट कर रहे हैं, इसमें अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। हमारे साथ फ़याज़ रामे साहब मौजूद थे और आज के केस के हवाले से जितनी सैर-हासिल गुफ्तगू इन्होंने की, इससे पहले वो आपको नहीं मिली होगी। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।